बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नावल हमसफ़र सीज़न 5 और एपिसोड नंबर 14 में आप दोस्तों को खुशामदीद। वो इसे कंधों पर लादे अपार्टमेंट की बेल बजा रहा था जब ज़ारा ने दरवाज़ा खोला। क्या हुआ? ये कौन है? इसके कंधों पर सवार लहूलुहान होती लड़की को देखकर वो खौफज़दा होते हुए बोली थी, इस पर किसी ने मर्डर अटैक किया है। मैं नहीं जानता ये कौन है, बस मेरा दिल नहीं किया इसको पुलिस के रहमो करम पर छोड़ने का। सुबहान ने इसे कमरे में बेड पर लेटाते हुए कहा था, ज़ारा तुम इसकी शर्ट ज़रा सा साइड पर करोगे? मुझे इसके ज़ख्म की नौइयत चेक करनी है। अगर यही इलाज हो सकता है तो बेहतर रहेगा, सुबहान ने फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढते हुए कहा था। ज़ारा ने आगे बढ़कर इसका कोट उतारा। नाजुक मोम की गुड़िया या दूध की तरह सफ़ेद रंग, थोड़ी सी उठी हुई मगरूर नाक, लंबे बाल जिनको नीचे से हल्के हल्के कर डाले गए थे, बड़ी बड़ी आंखें और दोनों आईब्रोज के दरमियान में छोटा सा तिल अलग ही जगमगा रहा था। इसकी शक्ल से इसके नाजुक पले होने का पता चल रहा था। इसकी आंखों पर वो ठिठकी थी। इसकी आंखों में इसे किसी की रमक नजर आई थी, मगर फिर चूंकि वो बेहोश थी और इसकी आंखें बंद थी तो वो ज़्यादा नहीं ठिठकी। फिर इसने इसका कोट उतारा, नीचे पहनी शर्ट को थोड़ा सा ऊपर किया था, टांगों पर कंफर्टर डाला और गर्दन के नीचे से लेकर ज़ख्म तक भी चादर डाली थी। अब बस इसका ज़ख्म जहाँ था पेट का इतना हिस्सा ही नुमाया हो रहा था और बाकी सब छुपा हुआ था। सुबहान देखो हो गया, इसने सुबहान को आवाज़ देकर कहा। बस में आया कहते ही वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसकी तरफ बढ़ा था। खून तो बहुत ज़्यादा बह रहा है, ज़ारा ने इसे बताया। नहीं, ज़्यादा गहरा ज़ख्म नहीं है, हो जाएगा ठीक। इसने ज़ख्म का मुआयना करते बड़ी महारत से इसका बहता खून साफ़ किया था और फिर बैंडेज करने लगा था। वो बेहोशी में भी दर्द से करा रही थी। क्या तो इसकी कमर के पीछे से पट्टी को निकाल कर दोगे? इसने ज़ारा से कहा। वो अब इसकी चांदी जैसी चमकती कमर और पेट से नजरें चुरा रहा था। पता नहीं क्यों पर अब इसे इससे अट्रैक्शन फील हो रही थी और ये इसके मेडिकल कैरियर में पहली बार था कि वो खुलकर अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इसके अंदर कोई और ही जज्बा उभर रहा था जिसके तहत वो बहुत एहतियात से सब कुछ कर रहा था। हो गया, इट्स डन, इसने ज़ारा की तरफ देखते हुए कहा। अल्लाह करे जल्द होश में आ जाए। पता नहीं कौन था इसका दुश्मन बना हुआ था। इतनी प्यारी तो है ये, देखो नाजुक सी गुड़िया लग रही है। ज़ारा ने तारीफ की थी दिल से और सुबहान ने चोर नज़रों से इसे देखा। हाँ, मासूम नाजुक गुड़िया, सुबहान के लबों ने लफ्ज़ अदा किए। वाकई वो खूबसूरती की मिसाल आप थी और सुबहान को ये कुछ अरसे बाद ही मालूम होना था कि वो कितनी मासूम है। मुझे लगता है ये कोई पाकिस्तानी है या इंडियन, ज़ारा ने अब इसके पास से उठते हुए कहा। ये तो जब ये होश में आएगी तभी पता चलेगा। फ़िलहाल तुम ऐसा करो, इसे चेंज करवा दो। इसके कपड़े ब्लड निकलने की वजह से गंदे हो रहे हैं। इसने ज़ारा के साथ बाहर निकलते कहा था। अच्छा, मैं करवाती हूँ। ऐसे कितनी देर तक इसे होश आ जाएगा? ज़ारा का पता नहीं क्यों दिल चाह रहा था कि वो चुटकियों में अपनी तकलीफ़ से निकल आए। शायद थोड़ी देर तक इसने कंधे उचकाते हुए कहा था। अलीहा कहाँ है? अपने रूम में सो रही है, ज़ारा ने बताया। मैं मिल लूँ इससे, तुम इस मैडम को चेंज करवा दो। कहता वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। होंठों पर मुमकिन सी मुस्कुराहट थी। गोली ने ऐबक के हाथ को लहूलुहान कर दिया था। इसने आगे बढ़कर गर्दन से दबोच कर ऐबक का सर टेबल पर गिराया और इसे पीछे से गर्दन से पकड़ा था। बेंस ने डर के मारे चीख मारी थी। वो पूरी की पूरी कांप उठी थी। इस मंजर को देखकर खबरदार जो कोई भी अपनी जगह से हिला तो हैंड्स अप, इसने चिल्लाते हुए सबको हुक्म सादिर किया और सबने हाथ ऊपर उठाए थे। बेंस, तुम्हें लिख कर दूँ, फिर करोगे हाथ ऊपर? इसने गुस्से से बेंस को देखते हुए कहा था। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे डिलीटन, शर्म करो। तुम्हें क्या लगता है इस सब के बाद तुम्हें मैं कबूल कर लूँगी? इसने रोते हुए कहा। मैं चाहता भी नहीं हूँ तुम मुझे कबूल करो। इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे, मैं यहाँ सिर्फ निशरा के कहने पर आया हूँ। इसने नफरत से कहा था। छोड़ो मुझे जंगली दरिंदे, ऐबक ने इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए कहा। पर इसी लम्हे इसने एक और फायर इसकी टांग पर मारा था। ऐबक की बेसाख्ता चीख हवा में बुलंद हुई थी। देखो ऐबक, अगर तुम चाहते हो कि अगली गोली तुम्हारे दिमाग में ना घुसे तो सब कुछ सच सच बताओगे मुझे। इसने अपनी गिरफ्त नहीं ढीली की थी ऐबक पर। इसको छोड़ दो, तुम्हारा प्रॉब्लम मुझसे है ना, तो मुझसे बात करो, बेंस ने रोते और चिल्लाते हुए कहा। तुम अगर चाहती हो कि अपनी टांगों पर खड़ी रहो तो अब तुम्हारी आवाज़ ना आए। ऐबक ने इसके पाँव के पास फायर करते हुए कहा। वो चलकर 10 कदम पीछे हुई थी और हाल में मेहमानों की चीखें अलग बुलंद हुई थी। चुप, एकदम चुप, आवाज़ ना आए किसी की। वो गुस्से से भराया था सब पर। तो मिस्टर ऐबक, मेरे 3 गिनने तक तुम शुरू ना हुए तो अपने गुनाहों की सज़ा गॉड के पास काटना, इसने मुस्कुराते हुए कहा। 1 2। वह बेंस की तरफ बड़े हिम्मत से देख रहा था जो आंखें बंद किए पता नहीं जेलम क्या बड़बड़ा रही थी।
इसकी मोहब्बत किसी और की ज़िंदगी की दुआ मांग रही थी। अज़ियत अब इसके रगों रुपए में भर रही थी। कमज़ोर पढ़ रहा था मगर वो कमज़ोर नहीं पढ़ना चाह रहा था। 3 इसने बेंस की तरफ देखते हुए ट्रिगर पर उंगली रखी थी। बताता हूँ इससे पहले कि डिलीटन ट्रिगर पर उंगली दबाता ऐबक की आवाज़ आई, जेम पकड़ो इसे और रस्सी से बांधो सामने वाली चेयर पर और इसका बयान रिकॉर्ड करो। इसने अपने दोस्त की तरफ ऐबक को उछालते हुए कहा था और जेम ने अगले चंद सेकंड में बड़ी महारत के साथ ऐबक को बांधा। शुरू करो। कुर्सी के साथ जिसकी टांग और हाथ लूलो हाथ थे। शुरू करो अपनी मक्कारी और धोखेबाजी की दास्तान। डिलीटन ने चेयर पर बैठते टांग पर टांग रखते कहा, बेंस मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि मुझे तुम्हारे साथ रहने से भी बेजारियत होती है। तुम मुझे बहुत बुरी लगती थी हो और रहोगी, मगर तुमसे प्यार का नाटक करना और तुम्हारे साथ एंगेजमेंट ये सब मुझे जेमिनी ने करने को कहा था और इसके लिए इसने मुझे अच्छी खासी रकम भी दी थी। वो बात करते करते एकदम खामोश हुआ था। बेंस मुंह पर हाथ रखे आवाज़ आंसुओं से रोते हुए ज़मीन पर बैठती चली गई थी। जेमिनी तुम लोगों से बदला लेना चाहता था, इसलिए हमने तुम्हें डिलीटन और इस एशियन गर्ल से बदगुमान किया। जेमिनी जानता था कि वो डिलीटन को हरा नहीं सकता, इसलिए इसने तुम्हारा सहारा लिया और तुम ट्रैप होती चली गई। वो बेंस की तरफ देखते अपनी तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हुए बोल रहा था। आगे डिलीटन ने इस चुप होते हुए कहा था, आगे ये कि आज इस सेरेमनी के बाद हम तुम्हें यहाँ से दूर शिफ्ट करवाने वाले थे और फिर रोज़ तुम पर नया जुल्म करके तुम्हारी रोती बिलखती की वीडियो बनाकर डिलीटन को भेजते। वो इसे देख देख कर तड़पता ज़रूर, फिर तुमसे कहीं ना मिलती। जेमिनी का कहना था कि इससे इसे सुकून ज़रूर मिलता और फिर तुम भी हमारी और हमारे दोस्तों की रातें रोशन। शट अप यू ब्लडी बास्टर। इसकी बात सुनकर डिलीटन ने उठकर पूरी जान से इसके मुंह पर जूता मारा था पर वो कुर्सी समेत लहराकर ज़मीन बोस हुआ था। इतना बड़ा धोखा, इतनी बेयकीनी इसकी अपने दोस्तों पर और फिर इस बेयकीनी का अंजाम इसके सामने था। वो कैसे किसी पर भी इतना अंधाधुंध एतबार कर गई कि अपने दोस्तों और उनके सच्चे और खालिस रिश्ते की दोस्ती भी इसे इस सबसे ना रोक सकी। इसे नशरा का मिन्नत समाजित करता चेहरा याद आ रहा था। वो रोते हुए इसे इस सबसे दूर रहने का कह रही थी, मगर इसने क्या किया, उल्टा इसे अपनी दोस्ती की स्लेब पर लटका कर कहा कि इस दोस्ती के रिश्ते में वो बंटवारा चाहती है। इसने रोते हुए बेदर्दी से अपने चेहरे पर मौजूद मेकअप को अपने हाथों से साफ किया था। डिलीटन ने नशरा को कॉल की थी। ज़ारा इसके कपड़े तब्दील करके साइड पर हुई थी कि इसे इसके कोट में बजते मोबाइल की रिंग ने अपनी तरफ खींचा। सुबहान इसने वहीं बैठे इसे आवाज़ दी थी और वो मिनटों में इस तक पहुंचा था। ये किसी डिलीटन गधे की कॉल आ रही है। इसने स्क्रीन पर जगमगाता नाम देखकर सुबहान को नाम बताया। हेलो। सुबहान ने कॉल रिसीव करते कहा था, हेलो निशु, कहाँ हो तुम? यहाँ सब अंडर कंट्रोल है, तुम बताओ। इसने आवाज़ पर ध्यान दिए बगैर अपनी ही कही थी। हेलो मिस्टर, आप जो कोई भी है और ये लड़की आपकी जो भी लगती है, फ़िलहाल इन पर मर्डर अटैक हुआ है। आप मैनचेस्टर यूनी के बैक साइड के स्ट्रीट नंबर 3 अपार्टमेंट नंबर 7 पर आ जाएं। सुबहान ने गोया इसके सर पर बम फोड़ा था। क्या वो ठीक तो है, जिंदा तो है? देखो निशु को कुछ नहीं होना चाहिए, इसने तड़पते हुए कहा। आप आ जाएं, फिर बाकी बात बाद में होती है। सुबहान ने कहते कॉल काट दी थी। जेम तुम इसे पुलिस के हवाले कर देना, मैं जा रहा हूँ। नशरा पर मर्डर अटैक हुआ है और बस आंसू बहाती बाहर देख रही थी। कैसी थी ना इसकी दोस्ती, और इसकी दोस्ती बेगर्ज अपनी जान की परवाह किए बगैर इसकी जान की हिफाजत करने वाली। इसने दोस्ती का हक अदा किया था। डिलीटन ने भी तो हक अदा किया था अपनी मोहब्बत अपनी दोस्ती का, मगर वो खुद कहाँ खड़ी थी बेयकीनी के तहाने पर। क्या इसकी दोस्ती इतनी कमज़ोर थी कि किसी ने झूठे सब्ज़बाग दिखाए और वो इसके पीछे चल पड़ी? हसीन लम्हों को, हसीन दोस्ती को अपने पैरों के नीचे रोनते हुए। किसी ने क्या खूब कहा था कि दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि आप मिलो दूर भी बैठे तो आपको अपने दोस्त की परेशानी का एहसास मिनटों में हो जाए। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि आपके सामने बैठा दोस्त हंसते हुए अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ छुपाने की कोशिश कर रहा हो तो आप इसे गले से लगाकर कहो, गधे हंस मत, ये बता क्यों परेशान है। दोस्ती तो इस एहसास का नाम है जिसमें जान की भी परवाह नहीं की जाती। यारी पर लुटाने के लिए इसने रोते रोते डिलीटन की तरफ देखा था। इसकी ग्रीन आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी, ब्राउन बाल बिखरे थे, आंखों में एक सर्द लहर थी दर्द की।
और चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। इसका दिल किया था कि आगे बढ़कर इसे गले लगाए, इसका शुक्रिया अदा करे, इसकी मोहब्बत का तमगा अपने सर पर सजाए कि वो दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत लड़की है जिसकी झोली में इतना खूबसूरत हमसफ़र डाल दिया गया। वो अपने गॉड का शुक्र अदा कर रही थी। लिलिटन ने आंख उठाकर इसकी तरफ नहीं देखा था, जानता था कि देखा तो फिर बहक जाएगा, इसके आंसुओं से कमज़ोर पड़ जाएगा। और अब वो इसे खुद को फैसला करने देना चाहता था। वो चाहता था अब की बार वो जो भी फैसला करे बगैर किसी दबाव के करे। नशरा की बात मानते हुए इसने इस मोहब्बत का एहसास इसके इर्द गिर्द छोड़ दिया था। बगैर कुछ कहे वो अपना काम कर चुका था, अब बस इसे अपनी मोहब्बत आजमानी थी। मुझे इस नंबर पर पिछले 3 दिन की गई सारी कॉल्स का रिकॉर्ड नंबर समेत चाहिए। इसने किसी को कॉल करके कहा था, जी सर हो जाएगा। फ़ोन पर मौजूद बंदे ने हामी भरी थी। कब तक होगा, इसने फाइनल टाइम पूछा था। 1 घंटे तक मैं इन सब कॉल्स की रिकॉर्डिंग विद नंबर सेंड करता हूँ आपको। ओके गुड। कहाँ है अजहान? है आप? मलिक ने आते ही चिल्ला कर कहा था, बड़े पापा आप। अरहान के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा था। अरहान मैं पूछ रहा हूँ अजहान कहाँ है? कल से वो किसी मीटिंग में नहीं गया, किसी की कॉल रिसीव नहीं कर रहा, मोबाइल इसका बंद है। चाह क्या रहा है वो अब? इस फार्म हाउस को तो तुम लोगों ने ऐशी का अड्डा ही बना लिया है। हयात मलिक चिंगाड़ा था, ऐसा कुछ नहीं है बड़े बाबू, भाई की तबीयत ख़राब है, मैं बस इनके पास इसलिए रुका हुआ हूँ। इसने बात संभालते हुए कहा, क्या हुआ है, ऐसे सब ठीक है? हयात मलिक के चेहरे का रंग उड़ा था। इसकी तबीयत ख़राब का सुनकर बुखार बहुत तेज़ है, मेडिसिन दी है, चेकअप भी करवा दिया है, मगर इसने बात अधूरी छोड़ दी। किस रूम में है वो? हयात मलिक बारी बारी सारे रूम खोल रहे थे। बड़े पापा वो इस रूम में। अभी इसके मुंह में अल्फाज थे कि हयात मलिक ने इमल वाले रूम का दरवाज़ा खोला था। इमल बेड पर बैठी मज़े से टीवी देख रही थी। जब इसने अरहान के साथ हयात मलिक को देखा तो बेड से उठ खड़ी हुई। इमल ये बड़े पापा है, अजान भाई के फादर। इसने इमल की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा था, ये वही लड़की है ना जिसकी वजह से वो जनरल सुभान और इसका दोस्त और अंकल घर आए थे। तुम लोगों का दिल नहीं भरा इससे? क्या भी फारिग करो, इसे लेकर क्यों बैठे हो? इन्होंने नफरत से इसकी तरफ देखते कहा था। और अरहान को गुस्सा आया था इनकी बात पर। ये वो लड़की नहीं है बड़े पापा। दूसरी बात, ये लड़की अब आपकी बहू है और बीवी है ये मेरी। इसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहा, दिमाग सेट है तुम्हारा? अगली बार जब मैं आऊँ तो इसको दफ़ा कर चुके हो तुम। मैं मकबल में किसी टाट का पैबंद नहीं चाहता। मुल्कों का नस्ली खून हो तुम। मैं नहीं चाहता कि कोई गंदे खून की आमेजिश हो नस्ली खून में। इन्होंने चबा चबा कर हर लफ्ज़ कहा था। इमल ने डुबडुबाई नज़रों से अरहान की तरफ देखा था। इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई। अंकल आप मेरे ख़ानदान की तौहीन कर रहे हैं। तुम चुप रहो, लड़की तुमसे बात नहीं कर रहा। अपनी हैसियत देखो और फिर हयात मलिक से बात करना। इन्होंने इसे हकारत से देखते हुए कहा था, बस बड़े पापा इनफ, इससे ज़्यादा नहीं। ये लड़की मोहब्बत है मेरी। वो डबल आवाज़ में दौड़ा था, उतार लो इस मोहब्बत के खुमार को 2 दिन के अंदर अंदर। ये लड़की मुझे अपने घर में किसी सूरत नहीं कबूल। वो नफरत से कहते बाहर आए थे, मुराद मुराद। वो धाड़े थे किसी पागल कुत्ते की तरह, बौखला गए। वो अरहान के निकाह का सुनकर इन्हें तो इसकी शादी भी किसी स्ट्रॉन्ग सियासी पार्टी में करनी थी, और वो ये क्या नया चाँद चढ़ाकर बैठ गया था। इन्हें अपना सियासी करियर डूबता महसूस हो रहा था। जिस तरह वो इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा था, इनके सामने आकर बोल रहा था। मुराद 2 मिनट के अंदर अंदर बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ। अगले 2 घंटे तक मुझे अरहान और अजहान मलिक विला में चाहिए, और 2 घंटे का मतलब 2 घंटे है। और अरहान की तरफ गुस्से से देखते मुराद को बोले थे, अरहान वो लड़की मुझे घर नहीं चाहिए, समझ आ रही है तुम्हें? वो इसकी तरफ देखते गुस्से से चिल्लाए थे, सॉरी बड़े पापा मैं ये नहीं कर सकता। अजहान भाई को घर भेज दूंगा। इसने दूबदू जवाब दिया, मुझे तुम और अरहान दोनों घर पर चाहिए हो, एंड दैट्स फाइनल। वो कहकर रुके नहीं, बड़े पापा मैं इमल के साथ ही आऊँगा फिर। इसने ऊंची आवाज़ में कहा था। उसकी सुनी अनसुनी करके जा चुके थे। वो कमरे में गया था, वो बेड पर बैठी सो कर रही थी। वो चलता हुआ इसके करीब बेड पर बैठ गया। एक बात याद रखना रेड चिल्ली, अरहान कबीर मलिक ने तुम्हें पूरे दिल से अपनाया है। ये दिल तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो रोने का मतलब किसी के भी कहने पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। गॉट इट, इसने बड़े नरम लहजे में कहा था। मुझे परवाह नहीं है तुम्हारी मोहब्बत की, और ना इस बात की कि तुम मुझे अपनाते हो या छोड़ते हो। मुझे परवाह है तो इस बात की कि इस शख्स ने मेरे बाप को गाली दी, मेरे खून को गाली दी है। वो होता कौन है ये कहने वाला? ये सिर्फ तुमसे जुड़े रिश्ते की वजह से हुआ। वो हिचकियों से रो रही थी। यार बड़े पापा थोड़े सख्त मिजाज हैं, वो कभी भी
गुस्से में बहुत कुछ बुरा बोल जाते हैं। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम किसी भी बात की क्यों टेंशन ले रही हो। इसने फिर से इसे समझाया था, तुम साथ हो इस बात की तो फिक्र है। तुम ऐसा करो, अपने बड़े पापा की बात मान लो और मुझे तलाक दे दो। इससे पहले वो मज़ीद कुछ कहती, इसने इसे बाजू से पकड़कर खुद के करीब किया था, इतना करीब कि इसकी गर्म सांसें इसके चेहरे को महसूस हो रही थी। शर्म नहीं आती इतनी गंदी और इखलाक से गिरी हुई बातें मुँह से निकालते हुए। खुदा का खौफ है या नहीं, क्या समझा क्या हुआ है तुमने इस रिश्ते को। अल्हम्दुलिल्लाह जायज़ और हलाल रिश्ता है तुम्हें, जिसे तुम बात पे बात ख़त्म करने पर तुली हो। मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हो तुम। कितनी बार समझाऊँ तुम्हें। हाँ बोलो, इसने इसके बाजू पर दबाव बढ़ाते हुए कहा। मुझे हर्ट हो रहा है, छोड़ो मुझे अरहान, इसने रोते हुए कहा था। आइंदा फजूल ज़बान चलाने से गुरेज करना, नहीं तो रिश्ता क्या तुम्हें अपने हाथों से खुद ख़त्म करूँगा। और ये जो तुम राग अलापती रहती हो ना, सेपरेशन का, इसका भी बंदोबस्त करता हूँ, इसने इसकी आंखों में देखते हुए कहा था। उठो और तैयार हो जाओ, घर जाना है हमें। वो इसके पास से उठते हुए कह रहा था, मुझे नहीं जाना, इसने इसी टूट में जवाब दिया। 10 मिनट बाद जब मैं इस कमरे में आऊँ तो इमल मुझे तुम और सामान पे मिले। वो इसे उंगली उठाता वार्न करता कमरे से जा चुका। वो और बेंज अपार्टमेंट के बाहर खड़े बेल बजा रहे थे जब एक अच्छे खासे कद काट खूबसूरत और हैंडसम पर्सनैलिटी वाले बंदे ने दरवाज़ा खोला था। हेलो, आई एम डिलिटन एंड शी इज़ माई फ्रेंड बेंज। वेयर इज़ निशरा। इसने सुभान को अपना तारुफ कराते हुए हाथ मिलाया था। निशरा का पूछा। नाइस टू मीट यू, कम हेयर। आप क्या लगते हैं, इसके सुभान ने इनके साथ अंदर आते हुए पूछा। एक्चुअली वी आर फ्रेंड्स। वो पाकिस्तानी है और यहाँ स्टडी के सिलसिले में रहती है, यही आपके साथ वाले अपार्टमेंट में, इसने तफसीली बताया था। ओके गुड। असल में कोई लड़का इन पर हमला कर रहा था तो मैंने इनको बचाया, बट मेरे बचाते बचाते भी वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी, लेकिन अब मैंने इनका ट्रीटमेंट कर दिया है, जल्द ठीक हो जाएंगी। सुभान ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच। ज़्यादा परेशानी की बात तो नहीं, इस बार बेंस ने पूछा था। जी कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, कुछ देर तक इनको होश आ जाएगा, फिर चाहे तो आप इन्हें साथ ले जाएंगे, सुभान ने तजवीज़ दी थी। शी इज़ माई सिस्टर, सुभान ने बताया। आप चाहें तो अपनी फ्रेंड से मिल सकते हैं, मगर इससे पहले आपको मुझे ये लाजमी बताना पड़ेगा कि आखिर उनकी जान को किससे ख़तरा है, क्या कोई दुश्मनी वगैरह है। सुभान ने इनको खोजते हुए कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, बड़ी वही क्लास फेलोज़ की चीप लड़ाइयाँ झगड़े एंड यूनी की लड़ाइयाँ। मैं प्रोफेसर को इतला कर चुका हूँ और इनमें से एक को जेल में भिजवा चुका हूँ। बस जिसने निशरा पर हमला किया इसको जेल भेजना बाकी है। इसने गुस्से से कहा था, इसको मैं जेल पहुँचा चुका हूँ। इस वाक़े का विटनेस हो, अगर किसी भी हेल्प की ज़रूरत हुई तो लाजमी बताइएगा। सुभान ने खुले दिल से ऑफ़र की थी। सुभान इसे होश आ गया है। ज़ारा ने आवाज़ लगाई तो वो तीनों उठकर इस कमरे की जानिब बढ़े जहाँ निशरा थी। कैसी हो। डिलिटन ने इसके हाथ के आगे अपने हाथ का पंच बनाते कहा था। ठीक हूँ। इसने भी अपने हाथ का पंच जिसके पंच से टच किया था। बेंस तुम ठीक हो ना। इसे अपनी नहीं, अभी भी बेंस की परवाह थी। मैं ठीक हूँ निशु एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम लोगों की सच्चाई पर यकीन नहीं किया, मैं नहीं जानती मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ तुम्हारा। रेली अगर दोस्ती की कोई मिसाल पूछे तो निशरा वो तुम हो। रोते हुए इसके हाथ छूम रही थी। सुभान ने इस मासूम लड़की की तरह मुस्कुरा कर देखा जिसने दोस्ती के लिए जान की भी परवाह नहीं की थी। डिलिटन ऐबक और जमनाई, इसने अब डिलिटन से पूछा था। वो दोनों जेल में हैं और शायद इनकी चटनी भी बन रही हो। डिलिटन ने खालिस उर्दू लहजे में चटनी बोला तो ज़ारा भी मुस्कुरा दी थी इसकी इतनी शस्ता उर्दू पर। मेरा दिल कर रहा है हरा बोले हम तीनों अपनी जीत पर, मगर मेरे पेट पे बहुत दर्द है, इसने चेहरा लटका कर बोला। कोई बात नहीं, तुम्हारे हिस्से का हरा ज़ारा और सुभान बोलेंगे, डिलिटन ने मुस्कुराते हुए कहा था। और फिर निशरा की बजाय सबने हरा किया था ऊंची आवाज़ में। क्या मैं सड़क पर सो रही थी, इतना शोर। अलिया आंखें मलती हुई नीचे आई थी। आह मेरा बच्चा, सॉरी, सुभान ने इसकी दोनों गाल खींचते हुए कहा। पीटर मैन अलिया की नींद खराब करने की सज़ा जानते हैं ना आप। वो भी आंखें मल रही थी। मैं जानता हूँ, और ये रही चॉकलेट। डिलिटन को इस पर इतना प्यार आया था कि अपनी जेब से चॉकलेट निकाल कर इसे ऑफ़र की थी। और आई एम सॉरी, अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अलिया दुरीद, इसने बारी बारी सबसे हाथ मिलाते हुए कहा। नशना ने गौर से फ्यूचर फाइटर पायलट को देखा था। सर पर उनकी गर्म टोपी, लंबे कर्ली बालों को कमर पर गिराए, रेड स्लीपिंग सूट जिस पर जगह जगह स्ट्रॉबेरीज बनी हुई थी, और खरगोश की शक्ल के सॉफ्ट से स्लीपर पहने हुए इसे छोटी सी चलती फिरती
स्ट्रॉबेरी लगी थी। आपको क्या हुआ क्यूट गर्ल? निशरा को बेड पर कंफर्टर लिए बैठा देख इसने इसके पास कंफर्टर में बैठते हुए पूछा था। वो ऐसी ही थी जो पसंद आ जाता था, फिर उसके लिए इतने भी नहीं रहता था, और वो तीनों इसे बहुत पसंद आए थे, स्पेशली नशरा। वो इसे चोट लग गई थी, गिर गई थी रास्ते में, तो लिया तुम्हारे पीटर मैन ने बचाया इस क्यूट सी गर्ल को, ज़ारा ने बताया था लिया को। फिर इस हिसाब से तो वो क्यूट गर्ल के भी पीटर मैन हुए, लिया ने हंसते हुए कहा था। और इसी दौरान नशरा और सुबहान की नज़रें एक दूसरे से मिली थी। वैसे नशरा में ज़ारा हुई है, लिया और ये सुबहान, और हम तीनों बहन भाई हैं। ज़ारा ने मज़ीद तारुफ करवाया। ज़ारा आप बहुत खूबसूरत है, स्पेशली आपकी आंखें। नशरा ने दिल से तारीफ़ की थी और ज़ारा ने इसकी तरफ तारीफ़ पर इसे मुस्कुरा कर देखा था। इस बार इसे फिर से नशरा की आंखें देखी देखी लगी थी। वेल आपका बेहद शुक्रिया मिस्टर सुबहान, आपने मुझे बचाया, आपका बहुत एहसान है मुझ पर। अब हमें चलना चाहिए। नशरा ने सुबहान का शुक्रिया अदा करते हुए खुद से कंफर्टर हटाते कहा। बिल्कुल नहीं जा रही तुम कहीं भी, तुम्हारा ज़ख्म इस काबिल नहीं है कि तुम 2 कदम भी चल सको, इसलिए बैठी रहो बस। ज़ारा ने इसे साफ मना किया था। हाँ ठीक कह रही है ज़ारा, तुम यहीं रुक जाओ, और वैसे भी यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए ज़ारा है, वहाँ तुम्हारा अकेली का कौन ख्याल रखेगा? बेंज और डिलेटन ने इसे समझाते हुए कहा था। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद वो दोनों भी चले गए थे। बेंज ने रुकने का कहा था, मगर नशरा ने इसे ये कहकर भेज दिया कि वो जाकर आराम करे और अपने दिमाग को रिलैक्स रखे। जिस सबसे वो गुजर कर आई है वो इसके लिए आसान नहीं है। मैं कभी किसी चीज़ के लिए इतना नहीं तड़पा जितना तुम्हारी तड़प मुझे मार रही है ज़ारा। मैं नहीं जानता तुम इस वक्त कहाँ हो, किस हाल में हो, मगर मैं तुम्हें ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दूँगा। तुम्हें मेरा ही होना है, मेरे पास ही रहना है। सुना होगा बहुत तुमने, सुना होगा बहुत तुमने, कहीं आँखों की रिमझिम का, कहीं पलकों की शबनम का, पढ़ा होगा कहीं तुमने, पढ़ा होगा कहीं तुमने, कहीं लहजे की बारिश का, कहीं सागर के आंसू का, मगर तुमने कभी हमदम कहीं देखे कहीं परखे, किसी तहरीर के आंसू। मुझे तेरी जुदाई ने यही मेराज बख्शी है कि मैं जो लफ्ज़ लिखता हूँ वो सारे लफ्ज़ रोते हैं, कि मैं जो हर्फ बुनता हूँ वो सारे बयान करते हैं। मेरे संग इस जुदाई में मेरे अल्फाज मरते हैं, मेरे संग इस जुदाई में मेरे अल्फाज मरते हैं, सभी तारीफ़ करते हैं मेरी तहरीर की, लेकिन कभी कोई नहीं सुनता मेरे अल्फाज की सिसकी, कभी कोई नहीं सुनता मेरे अल्फाज की सिसकी। फलक भी जो हिला डाले मेरे लफ्ज़ों में है शामिल इसी तासीर के आंसू। कभी देखो मेरे हमदम मेरी तहरीर के आंसू, कभी देखो मेरे हमदम मेरी तहरीर के आंसू, मेरी तहरीर के आंसू। ना तो तुम्हें हाकिम बाबा मुझसे छीन सकते हैं, और ना ही वो सांप, और ना ही वो सफ़ेद लिबास वाले लोग। तुम्हें मरकर भी मेरा होना होगा और जीते जी भी मेरा। पता नहीं कौन सा जुनून था इसके अंदर जिससे वो जंग लड़ रहा था। हमें साथ रहना है और खुश रहना है, मुझे तुम्हारे हाथ से वैसे ही खाना खाना है। सोचते हुए जान की आँख से मोती निकलकर तकिए में जज़ब हुआ था। वो होश में आ गया था, मगर वो अब भी तकलीफ़ में था कि इसकी ज़ारा इसके आसपास नहीं थी। भाई अब कैसी तबीयत है आपकी? रहा ने कमरे में आते हुए पूछा। ज़ारा को कुछ पता चला, वो छत को घूरते हुए पूछ रहा था। नहीं भाई, असल में वो इसने कहते बात अधूरी छोड़ दी। क्या अरहान प्लीज़ बोलो, बताओ मुझे कुछ, वरना मेरी जान निकल जाएगी। इसके दिल को ठेस पहुंची थी ये सुनकर कि ज़ारा नहीं मिली थी। भाई मैं हॉस्पिटल भी गया था, मगर वो वहाँ भी नहीं थी, और तो और अलिया भी गायब है, और ना ही सुबहान लोगों को पता है कि वो कहाँ है, और ना ही बल कुछ जानती है। मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, मगर मुझे कोई क्लू नहीं मिल रहा। अरहान ने अफसरदगी से कहा था। आग लगा दूंगा इस दुनिया को अगर वो ना मिली तो। कौन है जो मेरे अंदर के जुनून से टकरा कर पाश होना चाहता है? वो चकराते सर के साथ उठ बैठा था और फिर लड़खड़ाया था। भाई प्लीज़ बैठ जाए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरहान ने इसे पकड़कर बिठाते हुए कहा। होने दो यार, अगर वो ना मिली तो मज़ीद ख़राब हो जाएगी तबीयत, और फिर तुम लोग चाह कर भी मुझे होश में वापस नहीं ला सकोगे। वो लड़खड़ाते हुए फिर उठा था।
भाई फ़िलहाल तो हम घर जा रहे हैं। बड़े पापा के सख्त आर्डर्स हैं। वो आए थे यहाँ और इमल को भी देख चुके हैं। वो इमल को ज़्यादा समझ रहे हैं। अरहान ने इसे बिठाते हुए बताया था। फिर अजान ने पूछा, फिर क्या? मैंने इन्हें बताया कि इमल बीवी है मेरी। कहते घर ना लेकर आना इसे और इससे रिश्ता ख़त्म कर। अरहान ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा था। अरहान, इमल को लेकर घर जाओ। किसी से भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं। वो बीवी है तुम्हारी। इसकी प्रोटेक्शन तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी भाई, आप भी साथ चलेंगे? अरहान ने पूछा। नहीं, मुझे फ़िलहाल बहुत ज़रूरी काम से जाना है, वो कर लूँ पहले। कहते वो मुराद को आवाज़ें देने लगा था और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। चेहरे पर तकलीफ़ के असरात साफ वाज़ेह थे। कदम लड़खड़ा रहे थे, सर चकरा रहा था, मगर अब भी इसके लिए बस एक वजूद का ढूंढना, इसको आंखों के सामने देखना, इसकी फ़िक्र में जान हल्कान करना लाजिम हो गया था। जारी है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।